गुड आफ्टरनून गाइज। हम कॉन्टैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसका जो सेक्शन 37 से 67 तक रहेंगे। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट है 75 तक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें डीपली करना होगा। सेकंड में से कभी कभार पूछ लिया जाता है। 37 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्टैक्ट। बेरेक्ट की लैंग्वेज है, डिकोड करते हैं इसको। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जो किया है उसका क्या क्या, उनकी जो ऑब्लिगेशन है पार्टीज की क्या क्या रहेंगी। ऑब्लिगेशन मीन्स हिंदी के अंदर राइट वर्ड है बाध्यता। ठीक है, मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस। जैसे ए ने बी को प्रोमिस किया, ए ने बी को प्रोमिस किया, बी हैव टू फुलफिल। दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, कॉन्टैक्ट हो गया, तो दोनों को फुलफिल करना होगा। कब तक? जब तक उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर दें। ठीक है, अब 38 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, यानी कि रिफ्यूज मना कर रहा है टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी ए ने बी को, ए प्रोमिसर हो गया, बी प्रोमिसी हो गया, बी को परफॉर्मेंस करने के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफर दिया था। बी डिनाइज, ठीक है, बी ने मना कर दिया। यहाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी ने मना कर दिया, तो क्या ये लायबल है? क्या बी ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है? नहीं। प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना ही चाहिए। अनकंडीशनल एंड कंडीशन तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस प्रॉपर होना चाहिए। परफॉर्मेंस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि 2 साल 3 साल बाद। परफॉर्मेंस मस्ट गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन, जो आपका प्रोमिसी है उसको आपको प्रॉपर टाइम अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो उसको ठीक से चेक कर सके। एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ए ने बी से चावल खरीदने के लिए कांटेक्ट किया, राइस, राइस की वैरायटी डाल देते हैं बासमती राइस। ठीक है, अब कितना होना चाहिए? 100 kg क्वांटिटी के अंदर। मस्ट बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कहाँ पर? पुणे के अंदर। ठीक है, कौन सी? 1 मार्च को 2020, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तारीख को यानी कि 1 मार्च को जो कांटेक्ट किया था, उस वक्त आपका मटेरियल रेडी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विद इन रीजनेबल टाइम, कंडीशन पूरी हो गई। 4 स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक क्या है आपका? बासमती राइस की वैरायटी दे दी। परफॉर्मेंस मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। अब बी को आप बोलेंगे कि आप वेयर हाउस के अंदर चेक कर सकते हैं बासमती चावल की क्वालिटी। ये सारी कंडीशन होंगी, तभी ये आपका 38 इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हर जगह लागू होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं।
अब रिफ्यूजल ऑफ पार्टी करते हैं, बोलिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, ताकि जो हिंदी मीडियम के हैं उनको ये फील ना हो कि वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कुछ। डायरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। अच्छा जी, 38, 39 रिफ्यूजल से रिलेटेड है। इसमें रिफ्यूजल किस चीज का है, इफेक्ट की बात करेंगे ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म promise कंप्लीट, यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस वॉल्यूम, कंप्लीट प्रोमिस को अगर वो मना करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, इफ द प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वॉली द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। भाई इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, ए और बी है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है, ठीक है। इसके अंदर ए ने बी से कांटेक्ट किया है, हाउस बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ए ने तो रॉ मटेरियल देने का जो प्रॉमिस किया था मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। देन बी कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर 39, कुछ है ही नहीं समझने की चीज इसमें। However, if the promisee has agreed to accept the performance, even if not performance wholly, then the contract will continue. अगर प्रोमिसी चाहे, अगर ये इसको डिनाई नहीं करता, ये इसको कंटिन्यू कर सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, पहले हम 41 की बजाय 40 देखते हैं। 40 में क्या कहता है, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। देखो 39 तक तो ठीक था, अब 40 तक हो जाता है, नया टाइटल शुरू, वो स्टार्टिंग से करते हैं। बाय वूम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसे परफॉर्म करना होगा, बाय whom contract must be performed। ये अपना जो स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन 40 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सेक्शन 40 देखते हैं। सेक्शन 40 सीधा बोला हु विल परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी पर्सन बाय whom promise is to be performed, पर्सन by whom promise is to be performed।
किसके द्वारा किया जाएगा? इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? हु विल परफॉर्म कॉन्टैक्ट। ठीक है, कौन कौन कर सकता है भाई? हु विल परफॉर्म कॉन्टैक्ट। पहला प्रोमिसी करेगा खुद, फर्स्ट। प्रोमिसी हिमसेल्फ। सिंपल कांटेक्ट है, ए और बी के बीच में कांटेक्ट हुआ है तो पहले खुद ही करेगा। दूसरा, अगर वो नहीं है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सीआरपीसी 211 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, वही यहाँ एप्लीकेबल होगी। ठीक है। इफ कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल एंड द प्रोमिसर डाइज देन कॉन्टैक्ट बिकम, देखो प्रोमिसी हिमसेल्फ प्रोमिसर, ठीक है, हिमसेल्फ हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात ऐसी है कि भाई जिससे कांटेक्ट किया उससे आपको सिंगिंग करवानी है, गाना गवाना है, ठीक है, तो उस गाने के अंदर वही एक्सपर्ट है, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इसको नहीं कर पाएगा, एलआर से नहीं होगा, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर? जैसे कोई टीचिंग करवानी है, टीचर है मैथमेटिक्स के अपने, अब बीमार हो गए, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह बढ़ा सकता है? नहीं, कॉन्टैक्ट क्या हो गया? वॉइड। अदर जो पर्सनली नहीं है, जो पर्सनली नहीं है, पर्सनली स्किल नहीं है, ठीक है, अदर देन पर्सनल स्किल। हो गया क्लियर? अब देखो एजेंट ऑफ प्रोमिसर, एजेंसी पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एजेंट से फुलफिल करवा सकते हैं, और थर्ड पर्सन ही प्रोमिस परमिट्स। अगर प्रोमिस से अलाउ करता है देन थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर अलाउ करता है ये परमिट, अगर अलाउ करता है, सिंपल सा हु विल परफॉर्म कॉन्टैक्ट, ये 40 के अंदर बोला गया है। अब हम आते हैं 41 पे। 41 में इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। देखो ये तो यहाँ तक काम पहले से ही है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। अब अगर थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा तो वो अपना 41 हो जाएगा। 41 में चलता हूँ। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस by effect of accepting performance from third person। ठीक है, सेक्शन अपना 41 रहेगा। क्या मतलब हुआ? व्हेन ए प्रोमिसी एक्सेप्ट performance of the promise from a third person,
he cannot afterward enforce it against the promiser। देखो, हमने सबसे नीचे जो सेक्शन 40 में लिखा था थर्ड पर्सन, ठीक है, अगर उसने ए बी से परफॉर्म करवा रहा प्रोमिसर, ये प्रोमिस। अब देखो, ए के पास ये दो सिस्टर हैं, दोनों सिंगिंग करती हैं, ठीक है। अब उसने कांटेक्ट सी से किया था, डी से किया था, एक ए और सी, एक इसकी सिस्टर सी है और एक ये है। अब ए ये कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, आप सी से गाना गवा लो, ठीक है, सिंगिंग सी से करवा लो। बी एग्री हो जाता है। बी बात के बाद में लेटर ऑन कांट डिनाई, ठीक है, ए बाद में उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है, अलाउ हो गई। क्लियर। एक एग्जांपल है, देखो एक चीज, एक एग्जांपल जो बेरेट का है वो ले लेते हैं। दूसरा, नरेंद्र और राहुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नरेंद्र रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। नरेंद्र बी को क्या राहुल को क्या बोलता है कि वो मिस्टर संजय से, जो कि उसके नियर बाई सिटी में ही है, ठीक है, रॉ मटेरियल ले लेगा, वो उसे सप्लाई कर देगा, यानी कि मिस्टर संजय रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा राहुल को। राहुल इस पर एग्री हो जाता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के लिए राहुल नरेंद्र को नहीं बोलेगा, वो मिस्टर संजय से ही लेगा, ठीक है। ये अपना 41 का इफेक्ट है। क्लियर। अच्छा जी, अब जॉइंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 42, 43 एंड 44 के अंदर है। ठीक है, देखो जो 44 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल। इफ एनी जॉइंट प्रोमिसर डाइज, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली with the surviving promiser fulfill the promise. On the death of all the joint promiser, the representative of must joint fulfill the promise। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो लाइबिलिटी ऑफ, जो देखो जॉइंट लाइबिलिटी किनके अंडर होगी, जब प्रोमिसर
ज्वाइंट होंगे, यानी कि एक से ज्यादा होंगे, ये आपका प्रोमिसी हो गया। ठीक है, अब ज्वाइंट में आपका ए बी सी डी है। ठीक है, मान लिया एक की डेथ हो जाती है, ए डाइज, तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। बी की डेथ हो जाती है तो इसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। सभी की डेथ हो जाती है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। ये आपकी जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 42 के अंदर बता रहा है। 43 बोल रहा है आपका, बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसी मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है, द प्रोमिसी मे कंपेल any of the joint promiser to perform the promise। ठीक है, any one of the joint promiser। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या कहा है। जो ऊपर ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अलग से बना देता हूँ। ए बी सी और डी है, सभी ने कांटेक्ट किया है एफ से। आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए ए को भी अलग से बोल सकता है, या बी को बोल सकता है, सी को बोल सकता है, या इन सभी को बोल सकता है। ठीक है, ये किसी को भी इनको कंपेल कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये जॉइंटली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें से एफ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए इनमें से किसी को भी कंपेल कर सकता है, बाध्य कर सकता है। ठीक है, ये आपका 43 बोलता है। अब 44 बोलता है, वेयर ए प्रोमिसी रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, the release of one promiser does not discharge the other joint promiser। देखो, समझ में तो आपको आई गया। अब थोड़ा सा लिख देता हूँ बेरेट की लैंग्वेज। 44 क्या बोलता है, where a promisee release one of the joint promiser the release of one promiser does not discharge the
सिंपल सी बात है, कुछ समझने लायक इसमें है ही नहीं, सिर्फ ये लिखा इसलिए है कि बेरेक्ट की लैंग्वेज है। ABCD कांटेक्ट किया है आपने, आपने इसको रिलीज कर दिया कि भाई मैं आपसे कांटेक्ट फॉलो नहीं करवाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को भी इसने छूट दे दी है, ये बोला गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। Each promiser may compel contribution. Everyone will contribute equally or as per the term of condition agreed between the joint promiser. ठीक है। देखो ABCD, F से कांटेक्ट किया, F को लॉस हो गया। ठीक है, F को लॉस हो गया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया, तो एफ के लॉस की भरपाई ये सारे करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे जो इनका शेयर है उसके अंदर। ठीक है। शेयरिंग ऑफ लॉस एंड बाय डिफॉल्टिंग कंट्रीब्यूशन। अब 44 हो गया। 45 बोलता है आपका डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। ठीक है, जो आपके जॉइंट राइट है उनका डिवोल्यूशन देखते हैं, ये रहेगा आपका 45, साफ कर देते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। क्या बोलता है सेक्शन, वेयर ए पर्सन हैज मेड ए प्रोमिस टू और मोर पर्सन जॉइंटली देन द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विथ all the joint promisee, and if any of the joint promisee dies, then the legal representative of the other promisee along with the survived joint promise shall claim the performance। कुछ भी नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे डिवोल्यूशन ऑफ जो जॉइंट लाइबिलिटी थी ना सभी के ऊपर, जो 41 के अंदर 42 के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी थी प्रोमिसर की, अब प्रोमिसी की हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे ए ने कांटेक्ट किया BCD से। ठीक है, ये वहाँ पहले जो आपका 41 था, जो 41 था 41 के अंदर जो प्रोमिसर था वहाँ पर प्रोमिसर को कंपेल कर रहा था, वहाँ प्रोमिसी एक था, यहाँ प्रोमिसी ज़्यादा है, प्रोमिसर एक है। ठीक है, ये प्रोमिसी हो गई। अब मान लिया बी डाइज हो गया तो ए कंपेल कर सकता है इसके एलआर को, अगर ये या इन दोनों को, या फिर इनके एलआर और इनको, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनके एलआर को कंपेल कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। भुवन in consideration of 5,000 rupees lent to him by Ashish and carry promise Ashish and carry jointly to repay the 5,000 with interest। और ये देखो ए ने BCD को 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 6,000 कर देते हैं। अब ए इससे और इससे जॉइंटली ले सकता है। अगर मान लिया ए ने सारा अमाउंट पे कर दिया तो इन दोनों से शेयर के अंदर वो उसको कवर करेगा। ठीक है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी नई हेडिंग शुरू हो जाएगी, ये रहेगा 46 से 50, ये हम कल करेंगे।